नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल की दुनिया को थोड़ा करीब से जानेंगे। बिल्कुल। आज हम जो बात करेंगे वो असल में मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हुए कई सेशंस के विचारों पर आधारित है। हमारा इरादा ये है कि एआई और एमएल के आसपास जो एक हवा बनी है उसे थोड़ा कम करें और समझें कि ये तकनीकें खासकर मेडिकल जैसे ज़रूरी फील्ड में असल में काम कैसे करती हैं। हाँ, क्योंकि एआई सुनते ही लगता है कि बस कोई जादू है, पर जैसा आपने कहा और हमारे सोर्सेज में भी बार बार ये बात आई कि एआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में पैटर्न पहचानने से जुड़ा है, पैटर्न रिकॉग्निशन। एकदम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वही देखे ना, आप कुछ खरीदते हैं हाँ। या बस देखते भी हैं हाँ। और तुरंत वेबसाइट आपको वैसी चीज़ें दिखाने लगती है। ये कैसे होता है? सिस्टम आपके क्लिक्स, आपकी पसंद नापसंद इन सब के पैटर्न को पकड़ता है। अच्छा। मान लीजिए आपने कोई कुर्ता देखा तो सिस्टम फौरन उस स्टाइल, शायद रंग, डिजाइन, इन पैटर्न्स को लाखों दूसरे खरीदारों के डेटा से मिलाता है और फिर आपको सुझाव देता है। ये सब बड़े पैमाने पर पैटर्न की पहचान ही तो है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस हाइप से परे जाकर एआई और एमएल की असलियत को समझें और ये भी जाने कि क्यों खासकर मेडिकल फील्ड में इंसान की समझ और निगरानी वो अब भी इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल पर आते हैं। एआई और एमएल क्या ये एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये शब्द काफी घुल-मिल गए हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वो तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, एक सोच है कि मशीनें इंसानों की तरह सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक बड़ा अम्ब्रेला। हाँ, बिल्कुल। और मशीन लर्निंग यानी एमएल उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है, एक इंजन है समझिए। एमएल एआई का ही एक हिस्सा है। इसके जरिए मशीनें डेटा से सीखती हैं। उन्हें हर चीज के लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एआई मंजिल है और एमएल उस तक जाने का एक अहम रास्ता। और आपने कहा एमएल को सीखना पड़ता है, जैसे कोई स्टूडेंट सीखता है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। एमएल सिस्टम को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, हजारों लाखों उदाहरण। वो उस डेटा में पैटर्न ढूंढता है, उससे सीखता है और धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लेकिन उसे ये सिखाने वाला कौन है? ज्यादातर मामलों में इंसान। हमें ही उसे सही डेटा देना होता है, शुरुआती दिशा दिखानी होती है और कई बार उसके सीखने के प्रोसेस पर नजर भी रखनी पड़ती है। ठीक है, ये फर्क तो समझ आया। अब वापस पैटर्न पहचान पर आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वाला उदाहरण तो था ही, जैसे गूगल फोटोज में वो चेहरों को पहचान लेता है या नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि हमें कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। ये सब भी पैटर्न पहचान ही है। बिल्कुल, ये एआई के सबसे कॉमन और सबसे सफल इस्तेमाल हैं और सब पैटर्न पहचान पर ही आधारित हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पर्सोना बिल्डिंग। पर्सोना बिल्डिंग ये क्या है? सिस्टम आपके ऑनलाइन बिहेवियर को देखता है। आप क्या क्लिक करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या सर्च करते हैं, और इसके आधार पर आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल, एक पर्सोना बना लेता है, ताकि वो आपको और बेहतर तरीके से टारगेट कर सके। हाँ। अच्छा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में मेरी पसंद का एक पर्सोना बन गया। हाँ। और मेडिकल फील्ड में ये और भी स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे सिस्टम ये सीख सकता है कि कोई डॉक्टर किसी खास बीमारी के लिए कौन से टेस्ट ज्यादा लिखता है या मरीज की हिस्ट्री के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देता है। अरे वाह, मतलब डॉक्टर की स्टाइल को भी समझ सकता है। हाँ, अगर वैसा डेटा उपलब्ध हो तो। ये भी तो डेटा में पैटर्न ही ढूंढना हुआ ना। ये तो वाकई कमाल है कि मशीनें पैटर्न से कितना कुछ सीख सकती हैं। अब इनके सीखने के तरीकों पर आते हैं। एक बात ये निकली थी कि इंसान अक्सर धीरे धीरे क्रम से सीखते हैं। जैसे पहले शहर में गाड़ी चलाना सीखा, फिर हिम्मत करके हाईवे पर गए। पर एआई एक साथ कई जगह से सीख सकता है। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। हम इंसान अनुभव और ज्ञान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हैं, पर एक एमएल सिस्टम एक ही बार में हजारों मरीजों का डेटा, दुनिया भर के रिसर्च पेपर, अलग अलग डॉक्टर्स के नोट्स, इन सब से एक साथ सीख सकता है। इससे तो सीखने की स्पीड बहुत तेज हो जाती होगी। बिल्कुल, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। सीखने के तरीकों में भी दो नाम बार बार आए, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। पहले सुपरवाइज्ड की बात करते हैं, ये क्या है? सुपरवाइज लर्निंग को ऐसे समझिए जैसे कोई टीचर या ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है। मशीन को जो डेटा दिया जाता है वो पहले से लेबल किया हुआ होता है, मतलब हर डेटा पॉइंट के साथ उसका सही जवाब या कैटेगरी बताई होती है। जैसे मान लीजिए हम एक्सरे इमेज से फ्रैक्चर पहचानना सिखा रहे हैं, तो हम मशीन को हजारों एक्सरे दिखाएंगे और हर एक के साथ बताएंगे
इसमें फ्रैक्चर है, ये नॉर्मल है, इसमें हल्का फ्रैक्चर है। अच्छा, तो मशीन को पहले से पता होता है कि सही जवाब क्या है। हाँ, मशीन अपना अनुमान लगाती है और फिर उसे बताया जाता है कि वो सही थी या गलत। इसे फीडबैक कहते हैं। इस लगातार मिलने वाले फीडबैक से वो धीरे धीरे सीखती है और अपनी गलतियों को सुधारती है। और ये कहा गया कि इस तरीके से सटीकता बहुत ज़्यादा, मतलब 99.999% तक भी पहुंच सकती है। ये फीडबैक लूप बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल, ये फीडबैक लूप ही सुपरवाइज्ड लर्निंग की जान है। जैसे कुछ टूल्स हैं जो डॉक्टरों की बातचीत सुनकर उन्हें फीडबैक देते हैं, या सिस्टम जो यूजर के काम करने के तरीके को देखकर खुद को ढाल लेता है। लगातार सुधार होता रहता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुनने में थोड़ा बिना निगरानी वाला लगता है। हाँ, वैसा ही है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को बिना लेबल वाला बिखरा हुआ डेटा दे दिया जाता है। उसे खुद ही उसमें छुपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स या कोई संरचना ढूंढनी होती है। कोई टीचर नहीं, कोई गाइड नहीं। नहीं, ये ऐसा है जैसे आपको एक बहुत बड़ी बिना कैटलॉग वाली लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि किताबों को खुद ही समझकर ग्रुप्स में लगाओ। आप शायद विषय के हिसाब से लगाएंगे या लेखक के हिसाब से या साइज के हिसाब से। मशीन भी डेटा में अपने आप क्लस्टर या पैटर्न ढूंढती है। इसमें तो गलती होने का चांस ज्यादा होगा, जैसे वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक चालान वाला उदाहरण था। सही पकड़ा आपने, क्योंकि सिस्टम को कोई बाहरी नियम या सही गलत नहीं बताया गया। वो बस डेटा में समानताएं या अजीब चीजें ढूंढता है। ट्रैफिक चालान वाले केस में अगर कैमरे की फोटो धुंधली है या नंबर प्लेट ठीक से दिख नहीं रही, हाँ, तो सिस्टम को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। वो बस उस धुंधले पैटर्न को अपने डेटाबेस से मिलाने की कोशिश करेगा। अगर कोई मिलता जुलता भले ही गलत पैटर्न मिल गया तो चालान भेज सकता है। यहाँ इंसान की जांच ना होना प्रॉब्लम बन जाता है। तो इससे एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, डेटा की क्वालिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। लगभग हर सोर्स में ये गार्बेज इन गार्बेज आउट या GIGO वाला सिद्धांत आया, मतलब कचरा अंदर तो कचरा बाहर। बिल्कुल, ये AI और ML का मूल मंत्र है। समझिए, सिस्टम में जो ज्यादातर गड़बड़ियां या गलतियां होती हैं ना, वो उसकी प्रोसेसिंग पावर की कमी से नहीं, बल्कि खराब, अधूरे या पक्षपाती डेटा की वजह से होती हैं। हाँ, एक उदाहरण भी था कि वजन लिखते समय बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, 86.2 किलो की जगह 82.6 किलो लिख दिया। और अगर वो पकड़ी ना जाए तो आगे जाकर पूरे विश्लेषण में बड़ा बायस, मतलब पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है। एकदम। इसलिए अच्छा, साफ और संतुलित डेटा ही अच्छे नतीजों की नींव है। प्रॉम्प्ट प्रिंसिपल भी यही कहता है, आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। चलिए अब AI के असल दुनिया में इस्तेमाल और उसके असर पर बात करते हैं। मेडिकल फील्ड में, खासकर रेडियोलॉजी में AI इतनी तेजी से क्यों आ रहा है? क्या वजह है? इसके कई सॉलिड कारण हैं। पहला, रेडियोलॉजी बहुत हद तक विजुअल पैटर्न पर निर्भर करती है। एक्सरे, CT स्कैन, MRI में पैटर्न देखना, और मशीनें इमेज पैटर्न पहचानने में अब बहुत अच्छी हो गई हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, रेडियोलॉजी का ज़्यादातर डेटा पहले से ही डिजिटल फॉर्मेट में है, पैक सिस्टम वगैरह, तो डेटा उपलब्ध है और बहुत सारा है। AI को ट्रेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, AI थकता नहीं है। एक इंसान, एक रेडियोलॉजिस्ट दिन भर में सैकड़ों तस्वीरें देखकर थक सकता है, फोकस कम हो सकता है, छोटी मोटी चीजें छूट सकती हैं। पर AI लगातार एक जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। रेडियोलॉजी के अलावा और कौन से मेडिकल फील्ड हैं जहां AI का असर दिख रहा है? जैसे ऑन्कोलॉजी, कैंसर के इलाज में, या पैथोलॉजी में, टिश्यू विश्लेषण में? हाँ, इन फील्ड्स में भी AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑन्कोलॉजी में ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद कर सकता है, पैथोलॉजी में स्लाइड्स का विश्लेषण तेज कर सकता है। लेकिन यहाँ चुनौतियाँ थोड़ी ज्यादा हैं। कैसी चुनौतियाँ? जैसे पैथोलॉजी में व्याख्या थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, और स्लाइड्स को डिजिटल बनाना अभी उतना कॉमन नहीं है जितना रेडियोलॉजी इमेजेस को। ऑन्कोलॉजी में मरीज का डेटा अक्सर अलग अलग जगहों पर बिखरा होता है, अस्पताल, लैब, पुरानी रिपोर्ट्स। उसे एक जगह लाना, स्टैंडर्डाइज करना, ये मुश्किल काम है। जहां डेटा स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड है, वहां AI लगाना आसान होता है। समझ गई। और जो रोजमर्रा के काम हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेना या चैटबॉट से मरीजों के बेसिक सवालों के जवाब दिलवाना, इनमें भी AI आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जहां पैटर्न साफ हैं और इंसानी फैसले की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ AI बहुत कारगर हो सकता है। इससे डॉक्टर और स्टाफ का समय बचता है और वे उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जहां उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए। ये सब बदलाव हो रहे हैं और इससे एक शब्द जुड़ा है,
डिसरप्शन मतलब उथल-पुथल। कई सेशंस में इसे सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि एक जरूरी विकास की तरह देखा गया। कोविड का उदाहरण भी दिया गया। बिल्कुल। डिसरप्शन, चाहे वो किसी महामारी से आए या नई टेक्नोलॉजी से, वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। हमें मजबूर करता है कि हम नई चीजें सीखें, अपने तरीके बदलें और शायद बेहतर बने। हाँ, शायद अडेप्ट करना सिखाता है। सही कहा। कुछ सोर्सेज में तो ये भी कहा गया कि अब बदलाव की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि शायद हमें हर 18 महीने में खुद को नए सिरे से ढालने, अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है। हर 18 महीने में? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, पुरानी बातें भूलनी होंगी और फिर नई चीजें सीखनी होंगी। ये लर्न, अनलर्न, रीलर्न वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, ये अब बहुत जरूरी हो गया है। और इसका सीधा असर नौकरियों पर भी पड़ेगा। क्या लगता है, नौकरियां जाएंगी या बदलेंगी? इतिहास तो यही बताता है कि टेक्नोलॉजी अक्सर नौकरियों को खत्म करने के बजाय उनके रूप को बदल देती है। हाँ। जैसे जब बैंकों में कंप्यूटर आए थे, हाँ। तो क्लर्क की नौकरी खत्म नहीं हुई। वही क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए या दूसरे स्किल सीखकर शायद ऑफिसर बन गए। काम का तरीका बदल गया। तो एआई के साथ भी ऐसा ही हो सकता है? पूरी संभावना है। जो काम बहुत ज्यादा दोहराव वाले हैं, रूटीन के हैं, उबाऊ हैं, वो शायद एआई ज्यादा अच्छे से और तेजी से कर लेगा। और इंसान? इंसान उन कामों पर फोकस कर पाएंगे जहां ज्यादा सोचने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, जहां इंसानी समझ, क्रिएटिविटी और सहानुभूति यानी एम्पैथी चाहिए। अहम बात यह होगी कि हम अपनी एक्सपर्टाइज को एआई की ताकत के साथ कैसे जोड़ते हैं। लेकिन इन जबरदस्त ताकतों के साथ कुछ सीरियस चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी हैं। एक बड़ा मुद्दा बार बार उठा, पूर्वाग्रह यानी बायस का। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एआई का कोई नैतिक पूर्वाग्रह नहीं है कि वो जानबूझकर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है। ये एक स्टैटिस्टिकल पूर्वाग्रह है। स्टैटिस्टिकल मतलब ये उस डेटा से आता है जिस पर एआई को ट्रेन किया गया है। अगर हमारे ट्रेनिंग डेटा में ही समाज में मौजूद असमानताएं हैं या किसी ग्रुप को कम दिखाया गया है या गलत तरीके से दिखाया गया है, तो एआई भी वही सीख लेगा। बिल्कुल। और फिर उसके नतीजे भी वही पूर्वाग्रह दिखाएंगे जिससे वो असमानताएं और मजबूत हो सकती हैं। इसीलिए डेटा को साफ करना, संतुलित करना और उसमें से बायस हटाना बहुत बहुत जरूरी है। और लागत का भी एक पहलू है। ये बड़े बड़े एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, इन्हें चलाने के लिए तो बहुत बड़े डेटा सेंटर चाहिए होंगे, बहुत बिजली, पानी लगता होगा। हाँ, ये एक छुपा हुआ पहलू है। हमें लगता है कि एक सवाल पूछा और जवाब आ गया, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स काम कर रहे होते हैं, जिनमें भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है और उन्हें ठंडा रखने के लिए बहुत पानी भी लगता है। एक क्वेरी की कुल संसाधन लागत काफी ज्यादा हो सकती है। और अक्सर कहा जाता है कि अगर सर्विस फ्री है तो प्रोडक्ट हम खुद हैं, हमारा डेटा। हाँ, कई मामलों में यूजर का डेटा ही असल में करेंसी का काम करता है। एक और दिलचस्प चुनौती का जिक्र हुआ, हैलुसिनेशन। ये क्या बला है? हाँ, शब्द सुनने में अजीब है। हैलुसिनेशन तब होता है जब एआई से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो उसकी ट्रेनिंग डेटा के दायरे से बाहर है या जिसके बारे में उसे पक्की जानकारी नहीं है। तो वो क्या करता है? कह देता है मुझे नहीं पता। काश, कई बार मुझे नहीं पता कहने के बजाय वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ एक जवाब गढ़ देता है। वो जवाब सुनने में बिल्कुल सही, लॉजिकल और सुसंगत लगता है, लेकिन होता पूरी तरह गलत है। वो फैक्ट्स के बजाय बनावट पर फोकस करता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर कोई मेडिकल सलाह या ऐसी ही कोई गंभीर जानकारी ले रहा हो। बिल्कुल, इसीलिए इंसानी निगरानी और वेरिफिकेशन इतना ज्यादा जरूरी है। हाँ, इन सब चुनौतियों को देखते हुए ह्यूमन ओवरसाइट मतलब इंसानी निगरानी और नतीजों की पुष्टि का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। अनिवार्य है, खासकर मेडिकल जैसे हाई रिस्क वाले फील्ड में तो ये बिल्कुल जरूरी है। इंसान का काम है एआई के आउटपुट को चेक करना, उसे कॉन्टेक्स्ट देना, उसमें छुपे हुए पूर्वाग्रहों को पहचानना और ठीक करना और आखिरी फैसला लेना। तो एआई एक टूल है, एक सहायक है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली को-पायलट समझिए। लेकिन प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी यानी फाइनल कॉल वो पायलट यानी इंसान की ही होनी चाहिए। और जिम्मेदारी का सवाल, अगर एआई की सलाह पर लिए गए फैसले से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दोष किसका? क्या हम कह सकते हैं अरे ये तो कंप्यूटर ने किया? बिल्कुल नहीं कह सकते। जिम्मेदारी हमेशा उस इंसान की होगी जिसने आखिरी फैसला लिया। मशीन को दोष नहीं दे सकते। हमें रिस्क और जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। इसीलिए नैतिकता और सुरक्षा उपायों मतलब गार्ड रेल्स की बात इतनी हो रही है। हाँ, जैसे असीमोव के रोबोटिक्स के 3 नियम थे
उनका भी जिक्र आया था। हमें एआई के लिए भी ऐसे ही स्पष्ट नियम और सीमाएं बनानी होंगी। और वो फेसबुक वाली घटना भी याद आई, जहां 2 एआई बॉट्स ने आपस में बात करने के लिए अपनी ही एक भाषा बना ली थी, जिसे इंसान नहीं समझ पा रहे थे। ये एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अगर सही कंट्रोल और सीमाएं ना हो तो चीजें हमारे हाथ से निकल सकती हैं, अप्रत्याशित दिशा में जा सकती हैं। इसीलिए एआई के विकास और इस्तेमाल में पारदर्शिता रखना और इंसानी दखल की गुंजाइश रखना बहुत जरूरी है। हमें ये पक्का करना होगा कि ये तकनीक सुरक्षित रहे और हमारे मूल्यों के हिसाब से काम करे। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि इतनी चुनौतियों और एआई की बढ़ती ताकत के बावजूद इंसानों के पास कुछ खास है, जिसे ह्यूमन एज कहा गया। मशीनें सोचती हैं बाइनरी में, 0 और 1 में, लेकिन इंसान बारीकियों को समझता है, शेड्स ऑफ ग्रे। हम अस्पष्टता को समझ सकते हैं, भावनाओं को, नैतिकता को, संदर्भ को, इन सबको प्रोसेस कर सकते हैं। कोई उदाहरण? जैसे एक गर्भवती महिला है, उसे फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर जब इलाज करेगा तो वो सिर्फ हड्डी जोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए क्या सही है, कौन सी दवा सुरक्षित है, महिला की मानसिक स्थिति क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखेगा। ये कॉन्टेक्स्ट मशीन नहीं समझ सकती। या जैसे किसी आपदा के समय जब साधन कम हो तो किसे पहले मदद दी जाए, ये फैसला सिर्फ डेटा पर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये मानवीय मूल्य और नैतिकता का सवाल है। मशीनें ये फैसले नहीं ले सकती। और इंसान लीक से हटकर सोच सकता है। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, समस्याओं को नए नजरिए से देखना। वो अनुभवी प्रोफेसर और चैट जीपीटी वाली तुलना भी यही दिखाती है। अनुभव से जो समझ और फैसला लेने की क्षमता आती है। एकदम। ज्ञान को अनुभव के साथ मिलाना, जानकारी को फिल्टर करना, ये इंसान की खूबी है। इसीलिए सिर्फ आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट ही काफी नहीं है। ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट और एसक्यू यानी सोशल कोशेंट भी उतने ही जरूरी हैं। ईक्यू और एसक्यू कैसे? एआई आपको डेटा या नतीजे दे सकता है, लेकिन उन नतीजों का इंसानी मतलब क्या है, उन्हें दूसरों को कैसे समझाना है, उनके आधार पर टीम के साथ मिलकर कैसे काम करना है, ये सब ईक्यू और एसक्यू का काम है। तो भविष्य में कामयाब होने के लिए कौन से स्किल्स सबसे जरूरी होंगे? एक तो सवाल पूछने की आदत, क्यों वाली। दूसरा, डेटा के साथ दोस्ती, मतलब डेटा फ्रेंडलीनेस, स्प्रेडशीट समझना, शायद थोड़ी बहुत कोडिंग की बेसिक जानकारी। और तीसरा, सहयोग, इंसानों के साथ भी और मशीनों के साथ भी। हाँ, बिल्कुल। और हमेशा एआई से एक कदम आगे रहने की कोशिश करना, जिसे +1 कहा गया था। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट था क्वांटम सोच का। क्वांटम सोच? हाँ, मतलब सिर्फ हाँ या ना, सही या गलत, बाइनरी में नहीं सोचना, बल्कि एक साथ कई संभावनाओं पर विचार करना, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना और उसे हैंडल करना। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी पड़ताल का अगर सार निकालें तो एआई मूल रूप से पैटर्न पहचानने का एक जबरदस्त तरीका है। ये डेटा से सीखता है, सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड, और इसकी कामयाबी अच्छे साफ डेटा पर टिकी है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि डेटा से पैदा होने वाला सांख्यिकीय पूर्वाग्रह एक बड़ी चुनौती है, और टेक्नोलॉजी से आने वाला डिसरप्शन हमें लगातार सीखते रहने और बदलने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात शायद ये है कि इंसानी निगरानी, जिम्मेदारी और हमारी अपनी खास मानवीय क्षमताएं, जैसे संदर्भ को समझना, नैतिकता, सहानुभूति, ईक्यू, एसक्यू, ये सब इस ताकतवर टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और फायदेमंद इस्तेमाल के लिए बेहद जरूरी है। एकदम सही कहा। एआई एक टूल है, हमें उसका मालिक बने रहना है। और अब आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एआई हर फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट बनता जा रहा है, हाइपर स्पेशलिस्ट। हाँ। दूसरी तरफ हमने फेसबुक एआई जैसी घटनाओं से ये भी देखा कि इसके नियंत्रण से बाहर जाने का भी एक जोखिम है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में एआई इतने ज्यादा विशेषज्ञ और शायद कुछ हद तक अपने आप चलने वाले हो जाएं, तो फिर हम इंसानों की भूमिका क्या होगी? क्या हम अलग अलग स्पेशलिस्ट एआई के बीच एक कनेक्टर का काम करेंगे, उन्हें जोड़ने वाले? या फिर हम वो नैतिक मार्गदर्शक बनेंगे जो ये देखेगा कि ये तकनीक इंसानियत के भले के लिए और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल हो? और हम अपने अंदर वो समझ और विवेक कैसे पैदा करें जिससे हम ऐसे टूल्स को संभाल सकें जो शायद भविष्य में ऐसे तरीकों से काम करें जिन्हें हम आज पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। शायद वो वडनगर सत्र वाला गुजराती शब्द चालना यहाँ याद रखना चाहिए। हाँ, चालना मतलब अपना प्रयास, अपनी कोशिश, अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल जारी रखना, शायद इन ताकतवर मशीनों से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करना,
सीखते रहना और अपनी मानवीय सूझबूझ को और तेज करते रहना, यही आगे का रास्ता है। इस बेहतरीन और बहुत ही गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।